आप कैसे देख रहे हैं इस संकट को कि ये कितना गहराता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त? रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं चलेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि ज़्यादा लंबे वक्त तक आप कमर्शियल एलपीजी को आप शट डाउन करके रखो या आप उनकी सप्लाई? आपको लड़ाई आज बंद भी हो जाए तो सप्लाई को फिर से लाने में, दुरुस्त करने में भी समय लगेगा। अगर ये लड़ाई और इंटेंस होती है या ऐसे ही कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्राइस बढ़ाने के। हमारे यहाँ प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे यहाँ चीज़ों की सिर्फ रिफाइनिंग की जाती है और सप्लाई की जाती है। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और आपको लगातार मैं अपने डिस्पैचेस के ज़रिए सूचित करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त खाड़ी में जो युद्ध जारी है उसका असर भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों पर क्या पड़ रहा है, और भारत में कहीं ना कहीं जो ऊर्जा संकट है वो मंडराने लगा है। हालांकि सरकार ने अपने सूत्रों के हवाले से ये दावा किया था कि 25 दिनों के लिए हमारे पास स्टॉक फुल है, लेकिन उसके 4 दिनों के अंदर ही हमने देखा कि खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि बेंगलोर के जो होटल एसोसिएशन है वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अब एलपीजी सिलेंडर्स नहीं हैं तो हम अब नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। यही हाल चेन्नई रेस्टोरेंट्स का भी है। न्यूज़ चैनल्स हैदराबाद से भी यही खबरें लेकर आ रहे हैं। पुणे में गैस क्रीमेटोरियम का बंद हो जाना और लोगों की लाइन लगने लगी है फ्यूल के लिए, पेट्रोल स्टेशन हो या फिर एलपीजी सिलेंडर्स हो। काला जो है ब्लैक जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग की भी इस वक्त खबरें आने लगी हैं। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि ये 4 दिन के अंदर आखिर क्या हो गया कि अचानक से जो है माहौल बदलने लगा है, रिपोर्ट्स बदलने लगे हैं। अभी तक जो टीवी चैनल्स यही रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई सब कुछ चंगा सी, लेकिन अब जो है लोग आकर कहने लगे कि भाई दिक्कत हमें होने लगी हैं। रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन्स, जो होटल्स हैं, आप सोचिए ये सारी सर्विस इकोनॉमीज़ हैं, अगर ये बंद करने के लिए मजबूर होते हैं अपने आउटलेट्स को। कोविड के टाइम में भी इतना नुकसान इन्हें हुआ था। आप खाना फ्रिज में जब आप लोड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, 2 दिन में रॉ मटेरियल आपका ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो फूड प्रोडक्ट्स की जो है शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा रह सके जब तक कि सप्लाईज नॉर्मलाइज ना हो जाए। तो तमाम सवाल इस वक्त मौजूद हैं कि आखिरकार क्या सूरत हाल है भारत के लिए और दक्षिण एशिया के हमारे दूसरे पड़ोसी मुल्कों के लिए भी। इससे जुड़ी हुई सवाल जो है मैंने पूछे डॉक्टर अमरिंदर पांडे से, जो कि अर्थशास्त्री हैं और हैदराबाद के कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। आइए इस बातचीत को सुनते हैं। डॉक्टर पांडे, अगर सबसे पहले तो मैं ये पूछ सकूं कि इस वक्त क्योंकि बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं उसमें एनर्जी को लेकर आप कैसे देख रहे हैं इस संकट को कि ये कितना गहराता हुआ नज़र आ रहा है इस वक्त? अगर कुछ दिनों में इससे सॉल्यूशन नहीं निकलता है इसका, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो अभी इमीडिएटली जो है वो जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर फ़र्क पड़ेगी, और लंबे समय में जो इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत एडवर्सली अफेक्टेड होगा। तो मैं देखता हूँ कि इसका अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होगा इंडिया पे इस चीज़ का। हम जैसे देख रहे हैं कि पुणे में कहा जा रहा है जो गैस क्रीमेटोरियम है उनको बंद किया जा रहा है। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में भी होटलों में ऑलरेडी जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनकी शॉर्टेज की बात की जा रही है। ये सरकार की प्राथमिकता है कि इस वक्त आप घरेलू सिलेंडर्स की सप्लाई को जारी रखें, पर इससे तो फिर नौकरियों पर भी बहुत असर पड़ेगा ना आपकी, अगर रेस्टोरेंट्स, होटल इंडस्ट्री वगैरह इम्पैक्ट होती है। सर्विस सेक्टर बहुत इम्पैक्टेड होगा, ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्टेड होंगे इससे बहुत ज़्यादा। और आपको ओवरऑल एक जो सेंटिमेंट जो डेवलप हो रहा है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड जो डेवलप हो रहा है उससे कैपिटल मार्केट्स बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हो रहे हैं। बहुत आपको वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो इसका इम्पैक्ट आप मान के चलें कि शुरुआती दौर में जो कोविड का इम्पैक्ट था उससे आप कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में भी कोविड का इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो शुरू के दिनों में जब मार्च में जब स्टार्ट हुआ था तो इतना एडवर्स इम्पैक्ट नहीं था, ये 8-10% था। जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि क्या दिक्कत इससे हो रही है तब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा।
तो अभी आप देखोगे मार्केट्स का पार्टिकुलरली, तो मार्केट्स आज जैसे 0.8% ऊपर गया, वो सिर्फ क्योंकि आपको यूएस प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि इसका अभी सॉल्यूशन जल्दी होगा। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि सॉल्यूशन इसका इतना जल्दी आसानी से हो रहा है। तो कल आप देखोगे हो सकता है मार्केट नीचे भी जाए फिर। तो ये वोलाटिलिटी जो है वो आपको, कैपिटल मार्केट की वोलाटिलिटी अल्टीमेटली आपको लोगों के एसेट्स पे इम्पैक्ट करेगी, लोगों की जो आपको आय, जो वेल्थ है उस पे इम्पैक्ट करेगी। सेंटिमेंट आपको अल्टीमेटली लोग के कंजम्पशन को इम्पैक्ट करेगी, और जब कंजम्पशन इम्पैक्टेड होंगे तो लोग आपको पैसे होल्ड करेंगे अपने पास, सेविंग होल्ड करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, और जीडीपी आपको इंडिया की भले ही इतने ही पे अगर ये रुक जाए फिर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इससे ज़्यादा अगर होता है तो हमारे पास अनइमेजिनेबल इम्पैक्ट इसके पड़ सकते हैं। मतलब हम सरकार के सूत्रों के तरफ से तो बयान देख लेते हैं कि भाई हमारे पास 25 दिन का स्टॉक है, लेकिन सरकार के ये बयान आने के 4 दिनों के अंदर ही हम देखते हैं तस्वीरें आने लगती है कि सिलेंडर की शॉर्टेजेस की खबरें आ रही हैं, और खास करके पंजाब महाराष्ट्र जैसे राज्यों से क्यों आपको लग रहा है कि ये खबरें ज़्यादा आ रही हैं? इनमें कितना मामला होगा जो शायद होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ हो, कितनी जो है इस वक्त जेन्युइन प्रॉब्लम्स होंगी लोगों की? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि, क्योंकि ये तो वही एक्सपर्ट्स हैं जो बता सकते हैं, लेकिन जनरल हमने देखा है कि जब भी ऐसा न्यूज़ आता है तो होर्डिंग तो होती ही है, और साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया के कारण लोग में जो वायरल इंफॉर्मेशंस हैं वो भी बहुत जल्दी पहुंचते हैं, और लोग उसके कारण और ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। वो भी एक कारण हो सकता है। गवर्नमेंट तो अपने सूत्रों से कह रही है कि अभी नहीं है ऐसा सिचुएशन, लेकिन जिस तरीके से आप देखोगे कि जो सबसे ज़्यादा जहाँ से गैस आती है इंडिया में, वहाँ से गैस सप्लाई बंद हो गई है इंडिया में आना। आपको जो 20% हमारा जहाँ से क्रूड ऑयल आता था हमारा नहीं आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो अल्टीमेटली दिखेगा ही आज। प्लस आपको ये नहीं पता कि ये लड़ाई कितने दिन चलेगी। अगर ये, जैसे लोग कहते थे कि 4 दिन में अगर ख़त्म हो जाएगी तो इसकी इम्पैक्ट कम होगी, लेकिन ये तो ऑलरेडी सेकेंड वीक चल रहा है आपको लड़ाई का, मतलब ये 10 दिन हो गए हैं लड़ाई के। आगे कब तक चलेगा, ईरान कहता है कि आपको अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि ये कब ख़त्म होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो वो तो आपको फिर नहीं पता ना कब तक ये चलेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो होता है अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी फीड कर रहा है लोगों के बीच में। और मैं तो पार्टिकुलरली इकोनॉमिक पे ही बोल पाऊंगा, इकोनॉमी इससे बहुत एडवर्सली अफेक्टेड होगी। होर्डिंग बढ़ेंगे लोगों के यहाँ, ये खबर जैसे लोगों के यहाँ जाएगी, अब लोग के यहाँ जो एक गैस की सिलेंडर है वो होर्ड करेगा, 2 और करेगा, ब्लैक मार्केट में खरीदेगा आपको, तो ऑब्वियसली इसका लोकलाइज स्कार्सिटी तो बिल्डअप होगी ही। जैसे किसी एक एरिया में मान लीजिए जिसके यहाँ आज की ज़रूरत एक है, और जो सप्लायर है उसने उसी को प्लान करके रखा हुआ है, और अगर किसी ने मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप पे और लोगों ने होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ होगी। तो हो सकता है आप जो कह रहे हो महाराष्ट्र और पंजाब में हो सकता है, या वहाँ पे ऐसे न्यूज़ फैले हों और लोगों ने होल्ड करने स्टार्ट कर दिए हों वहाँ पे, जिससे कि आपको लोकलाइज सप्लाई कम हो गया हो। ये सरकार ने ये कहा कि जो सिलेंडर बुकिंग की पीरियड है वो 21 दिन से 25 दिन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी मामले होते हैं लोग 15 दिनों में बुक करवा लेते हैं। तो मतलब मार्च वगैरह में अगर हम देखें शादी ब्याह का भी सीजन होता है, और पूरी रिलेटेड इकोनॉमीज हैं, गिग इकोनॉमी की अगर हम बात करें जिस पर हम इतनी चर्चा करते रहते हैं, या इनफॉर्मल सेक्टर की, जब आपके रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं चलेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि ज़्यादा लंबे वक्त तक आप कमर्शियल एलपीजी को आप शट डाउन करके रखो, या आप उनकी सप्लाईज को कटौती करो? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों को करेगी जब तक उसको एश्योरेंस नहीं हो जाती है कि सप्लाई फिर से बहाल हो रही है। और इनफैक्ट अगर आपको लड़ाई आज बंद भी हो जाए तो सप्लाई को फिर से लाने में, दुरुस्त करने में भी समय लगेगा। क्योंकि आपको बहुत एसेट्स ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं, ड्रोन अटैक से, आपको मिसाइल से, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आपको फिर से उसको दुरुस्त करने में, ताकि सप्लाई बहाल हो पाए। कतर जैसे देश जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा ये आती है, नेचुरल गैस आती है, उन लोगों के सप्लाई आपको अफेक्टेड हैं, वहाँ पे भी आपको उनके एसेट्स अफेक्टेड हैं, वो बहाल करने में भी समय लगेगा। तो आज अगर लड़ाई बंद हो जाए फिर भी आपको दुरुस्त करने में समय लगेगा। वहाँ से जो क्रूड ऑयल आएंगी वो आपको आके फिर से पेट्रोलियम
वो कन्वर्ट होके आने में भी समय लगेगा। तो गवर्नमेंट मुझे लगता है वो तब तक करेगी जब तक कि उसको एश्योरेंस नहीं हो जाता है कि सप्लाई बहाल हो गया है। और इन सब चीज़ों में देखिए क्या है कि जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इन चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, पेट्रोलियम पे, खास करके यूरिया, है ना, फर्टिलाइजर जितने भी हैं, वो उनकी सप्लाई तो आपको अफेक्टेड होगी ही होगी। अब तो कोई जो फीड स्टॉक वहाँ से आती हैं आपको पेट्रोलियम की, वो तो अफेक्टेड होंगे। तो उससे आपका जो रबी का तो बुआई हो गया, जब खरीफ का समय आएगा, है ना, तो आपके पास उतनी वो रहेगी या नहीं जिससे कि आप कर पाएँ, है ना। तो आपकी एग्रीकल्चर भी, सिर्फ वही नहीं, एग्रीकल्चर भी एडवर्सली अफेक्टेड होगा। आप मान लीजिए आप पेट्रोल के दाम नहीं बनाएंगे, डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन इन चीज़ों पे तो सप्लाई पे तो अफेक्ट आएगी, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपको लेकिन ये तो अल्टीमेटली दिखेगा। मतलब बहुत मुश्किल है कि दाम ना बढ़े ना, क्योंकि ऐसे भी हमारी मार्केट जो है कि इकोनॉमी के हिसाब से पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो है वो फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऑलरेडी हमने देखे कि वो 60 रुपये ज़्यादा जो है महंगा हो गया है हर सिलेंडर। तो पेट्रोल डीजल की भी कॉस्ट जो है, आपको लग रहा है कि बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि कंज्यूमर पर जो है इट्स बीइंग ब्रॉट डाउन? हाँ, देखिए इंडिया में ये वो है कि मतलब एक परसेप्शन है कि इंडिया में आपको मार्केट डिटरमाइंड पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं है इंडिया में। इनफैक्ट आप देखोगे अगर मार्केट डिटरमाइंड होता तो इंडिया में पेट्रोल के दाम बहुत कम होने चाहिए थे शुरू, जब आपको बहुत ज़्यादा गिर गया था प्राइसेस। तो इंडिया में अभी भी एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस चलती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट का लॉजिक ये होता है कि जब प्राइसेस क्रूड के कम होते हैं तो हम रिजर्व्स बिल्डअप करते हैं, ताकि जब प्राइसेस बढ़ें जब पेट्रोलियम के, तब हम आपको ज़्यादा कॉस्ट में पेट्रोल नहीं दें, आपके पास एक सर्टेनिटी हो कि किस रेट में आप पेट्रोल खरीद रहे हो। अगर मार्केट से उतार चढ़ाव होगा तो लोगों के लाइफ में अनसर्टेनिटी आएगी, गवर्नमेंट नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट ये लास्ट रिसोर्ट रखेगी। अगर उनको लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक खींच रही है लड़ाई, और पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज़ की जो वो है प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है, तो बहुत मार्जिनली बढ़ाएगी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो जैसे ही प्राइस बढ़ाएगी एक फिर साइकोसिस बिल्डअप हो जाएगा सोसाइटी में, और वो और पैनिक मोड में लोग जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत करेगी, बहुत कम करेगी, बहुत ज़्यादा नहीं करेगी अभी की स्थिति में। लेकिन आज के दिन में सब चीज़ अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि ये लड़ाई कितने दिन तक जारी रहेगी, हमें नहीं पता कि जो एसेट्स हैं जहाँ से पेट्रोलियम सप्लाई होती है वो कैसे कितने डैमेज होने वाले हैं आने वाले दिनों में। अगर ये लड़ाई और इंटेंस होती है या ऐसे ही कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बनी रहती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्राइस बढ़ाने के ना। तो हम देखेंगे कि अगर 5 दिन 7 दिन से और हम लोग बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये लड़ाई 7-8 दिन और भी खिंच गई, तब भी इंडिया ऐसी बुरी स्थिति में आ जाएगा कि फिर हमें करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान से देखिए आश्वासन किसी भी स्तर पर किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप कंफ्यूज्ड है, उनकी कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है। आज इसके पहले जो हमने ब्लॉग किया वो अगर आप देखें तो उसमें मैंने बताया कि कैसे करके जो है कौन कौन से ऐसे तेल की रिफाइनरी हैं खाड़ी में जो या तो इजरायली बमबारी या फिर ईरानियन बैलिस्टिक स्ट्राइक्स में जो है जिन पर असर पड़ा है। एशिया में 5 ऐसी कंपनियां हैं केमिकल्स बेस्ड वाली जो ऑलरेडी फोर्स मेजोर की घोषणा कर चुकी हैं। नैप्था, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो है उसका ट्रेडिंग रूट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जो अभी तक बंद है। सरकार की तरफ से हालांकि ये बयान ज़रूर दिए जा रहे हैं कि मिथक बनाम सच्चाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में तेल और ईंधन की कमी हो सकती है, लेकिन सच्चाई क्या है? भारत के पास 250+ मिलियन बैरल कच्चे तेल और ईंधन का स्टॉक है। अफवाहों से नहीं, तथ्यों से अपडेट रहें। ये सरकार की जो अलग अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर ये खबरें आ रही हैं। लेकिन जब वो एक तरफ कहते हैं कि आपको जो है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी ओर आप देखते हैं आज इंडियन ऑयल हो, HPCL हो, BPCL हो, सब ने एक के बाद एक जो है स्टेटमेंट्स जारी किए हैं कि कैसे वो घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए तमाम कदम उठा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान HPCL का ट्वीट है, इन लाइट ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस अफेक्टिंग ग्लोबल फ्यूल सप्लाई, steps have been taken to enhance LPG production and prioritize its availability for domestic consumers and essential non-domestic sectors such as hospitals and educational institutions. तो क्या कहीं आपको लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है? हमारे यहाँ हमारे यहाँ प्रोडक्शन कहाँ होता है? हमारे यहाँ चीज़ों की सिर्फ रिफाइनिंग की जाती है और सप्लाई की जाती है।
तो प्रोडक्शन तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का या फिर पेट्रोलियम का ये गैसेस के उतने नहीं है जो कि हम डिमांड पूरे कर पाएँ। बहुत क्लियर है कि अगर आपको ये अगर लड़ाई कुछ दिन और खिंच जाती है तो हमारे पास इन मेजर्स, ये स्टार्टिंग मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है लेवल 1 रिस्क असेसमेंट करी होगी। अगर इससे ज़्यादा अगर और कुछ दिन खिंच जाता तो आप देखोगे और भी आपको मेजर्स गवर्नमेंट लेगी जिससे कि सप्लाई को कंट्रोल कर पाए और इसेंशियल सप्लाई कर पाए। आप देखो कि ये पूरी जो अगेन मैं यही बात कहूँगा कि कोविड के समय के जो रिस्पांस था, जो ग्रेडेड रिस्पांस आया था गवर्नमेंट का कि शुरू के दिनों में, फिर उसने सिचुएशन को देख के अपने रिस्क असेसमेंट करें और फिर उसने नए मेजर्स लिए थे। आपको गवर्नमेंट ऑलरेडी कर चुकी होगी ये प्लानिंग कि उनको क्या किस तरीके के किस लेवल पे प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको हमें नहीं मालूम कि ये लड़ाई अगेन हमें नहीं मालूम कि कितने दिन जाएगी, या ये अगर लड़ाई थम भी गई तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं जो कि आपको जो कंटेनर प्रोवाइडर या जो शिपिंग कंपनीज हैं, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं उन शिपिंग कंपनीज को, वो क्रूड ऑयल सप्लायर कंटेनर्स को, वो अपने एक तो इंश्योरेंस के प्राइसेस ज़्यादा रख सकते हैं, सप्लाई डिसरप्ट हो अभी भी, मतलब अगर लड़ाई रुक भी गई तब भी आपको ऐसा इंश्योरेंस नहीं है कि वो एरिया जो जोन जो है वो आपको डिरिस्क हो गया है। और जब तक वो डिरिस्क नहीं होगा आपको इंश्योरेंस कॉस्ट, कंटेनर कॉस्ट बहुत हाई रहेंगे उसमें। तो क्रूड ऑयल जब आप इंपोर्ट करोगे, एक तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्राइस होती है, फिर जब आप अपने यहाँ जो कॉस्ट ऑफ आपके यहाँ जो लाने का है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा आपका, जब तक वो पूरा डिरिस्क नहीं होता है वहाँ पे। वो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से आएगी। पहले तो यही एश्योरेंस नहीं है कि वो ख़त्म भी होने वाला है। तो आज के दिन में इंडिया की स्थिति ऐसी है कि हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपको हमने अभी ही कुछ दिन पहले रसिया से अपना सप्लाई कम किया है। ये हमारे लिए बहुत एडवर्स इम्पैक्ट लेके आ रहा है। अगर हमारे पास वो रूट खुला रहता आज के दिन में सप्लाई का, तो शायद हम और बेहतर तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। हालांकि वो रूस के जरिए तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी देखिए व्लादिमीर पुतिन से युद्ध के बीच में बातचीत की है, और अमेरिका की तरफ से भारत को इजाज़त दी जा रही है कि भाई 30 दिनों के लिए हमने जो है सैंक्शंस वेव कर दिए हैं, आप जाइए उनसे खरीदें। व्लादिमीर पुतिन ने भी, जैसा इसके पहले के व्लॉग में मैंने कहा, उन्होंने बताया है कि हम अपने रिलायबल पार्टनर्स को जो है हम गैस देंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ क्यों ना अभी जो है हम सब कट ऑफ कर ले, क्योंकि वो ऐसे भी चाह रहे हैं कि रशियन गैस का इंपोर्ट 2027 तक शून्य हो जाए। इस दौरान एक साउंड बाइट जो इस वक्त सोशल मीडिया ट्विटर पर चल रही है, आकाश प्रजापति ने इसे ट्वीट किया कि कैसे एक शख्स जो बाइक में तेल भरवाने के लिए उत्तर प्रदेश के एक पेट्रोल स्टेशन में जाता है इंडियन ऑयल का, और वो कहता है कि हमें तेल नहीं दे रहे हैं। उन्नाव का ये मामला बताया जा रहा है। आप एक बार इस उनके साउंड बाइट को सुन लीजिए, फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछती हूँ। ऑयल का पेट्रोल पंप है, इस रूट पे 6वां या 7वां पेट्रोल पंप है। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल ख़त्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले या कुछ भी। ये मोरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। इस रूट पर जितने भी पेट्रोल पंप है कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमको कृपया कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपने देखा कि कैसे ये शख्स कह रहा है कि इतनी जल्दी तेल कैसे खत्म हो गया है। तो कालाबाजारी की जो कोशिशें हैं उस पर सरकार कैसे रोक लगा सकती है डॉक्टर पांडे? क्योंकि इन टाइम्स ऑफ ट्रेजेडी हमारे अंदर का हीरो भी जागता है, हमारे अंदर का विलन भी इक्वल अमाउंट्स में जाग जाता है हमारे समाज में। तो उसको क्या प्रोसेस होता है इस तरह की कालाबाजारी को रोकने के लिए? गवर्नमेंट अपने जो इन्फोर्समेंट है उसको करेगी आज के दिन में, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कालाबाजारी रोकने का एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका उतना सक्सेसफुल है, क्योंकि स्टेट जो है वो वीक है। मतलब अगर आप मानो तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्लाई कर पाना चीज़ों को कि आप होल्ड मत करो, ये मुश्किल है। इससे बेहतर तरीका है आप सोशल मीडिया को यूज करके जो भी आपका लोगों ने एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करी हुई है, आप उसको तोड़ने का कोशिश करो।
क्योंकि आज के दिन में जो आपको फेक न्यूज़ जो है वो बिल्डअप सोशल मीडिया से ही होती है। और गवर्नमेंट का फोकस यहीं पे होना चाहिए कि कैसे लोगों को एश्योर कर पाए कि नहीं, आज के दिन में अभी ऐसी स्थिति नहीं हुई है, आप होल्ड मत करें, अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लें। अगर लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को लेंगे तो इंडिया में आज के दिन में ऐसा इशू नहीं है कि तेल की दिक्कत हो गई है। हमारे 4 ऑयल रिजर्व्स हैं और जीरो नहीं हुआ है। देखिए, ऑयल की सप्लाई इंडिया में 20% ही वहाँ से आती है, जो रूट है। बाकी जो सप्लाई हैं वो आपको हमारे डाइवर्सिफाइड हैं। लेकिन 90% मतलब मैक्सिमम अभी भी हमारे मिडिल ईस्ट से तो बहुत हाई मिडिल ईस्ट फीसदी से आ रहा आती है है ना। हमारे पास, लेकिन और भी रूट ओपन है हमारे पास। फिर हो सकता है रसिया का जो वो कम हुआ था, वो 12-13 दिन के अंदर वो वहाँ से भी और आने लगे आपको। तो ऑयल की दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता है आएगी। प्राइसेस बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है क्राइसिस, ऐसी क्राइसिस नहीं पैदा होगी जिसमें कि आपकी ऑयल की कमी हो रही है। हाँ, प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरनेशनल डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेशनल सप्लाई कम हो गई है और लोग अपने सारे कंट्रीज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं तो फिर से वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स भरना चाहेंगे और यूज करना चाहेंगे तेल को, तो डिमांड बढ़ेगा ऑब्वियसली। जब डिमांड बढ़ेगा और सप्लाई कम है तो प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो इंडिया का फिस्कल मैथमेटिक्स जो है, वो जो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट हैं वो गड़बड़ाएगी, ग्रोथ गड़बड़ाएगी, इन्फ्लेशन ऑब्वियसली बढ़ सकता है इसके कारण। क्योंकि आपका जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोलियम के जो प्राइसेस आप जो पे करते हैं कंज्यूमर, वो तो एक है। जो सबसे बड़ा जो होता है प्रोडक्शन में जो यूज होता है, जो कंपनी जो यूज करती हैं, वो तो सब्सिडाइज नहीं होता है। तो अगर उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे अगर फ़र्क पड़ता है तो आपकी कंजम्पशन आइटम्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा आपको। इससे ग्रोथ गिरेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट। तो इंडिया जो एक बहुत अच्छे पोजीशन में था, जहाँ की ग्रोथ ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन कम था, गवर्नमेंट साल दर साल अपने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर पा रही थी, एक हम बहुत स्वीट स्पॉट में थे ग्लोबली, वो एक डिसरप्ट हो जाएगा इसके कारण। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होगा। जहाँ तक सप्लाई की बात है, इंडिया की डाइवर्सिफाइड सप्लाई इंडिया कर सकता है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगा तो आपको नेचुरल गैस की होगी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो या जो नेचुरल गैस जो आपको जो यूज होते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में, बाकी चीज़ों में, उनकी कमी हमारे यहाँ ऑब्वियसली हो सकती है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंट हैं वो डिपेंडेंट हैं आपको एक पार्टिकुलर कतर से शायद, और उन्होंने सप्लाई अपनी कर दी है, वहाँ सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। जिस लास्ट 2 क्वेश्चन डॉक्टर पांडे, और दर्शकों को ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम करीब 40-41 देशों से जो हैं हम आयात करते हैं तेल गैस, और दूसरे देशों को भी देखा जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है, खास करके जो कॉन्फ्लिक्ट के रूट से अलग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ माना जा रहा है कि एक समझौता लगभग हो चुका है, लेकिन विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आप सारी बातें इस वक्त सूत्र के हवाले से क्यों बता रहे हैं, आप सांसदों को आप सेशन में जो हैं आप सही से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। एक थोड़ी सी अजीब सी बात ज़रूर है कि हरदीप पुरी जी पिछले 2 दिनों से लगातार अपनी तस्वीरें पुट कर रहे हैं ट्विटर पर कि वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रेस वालों के साथ में, और लेकिन फॉर्मली आकर जो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जब ये जवाब आने हो तो वो सूत्रों के हवाले से आते हैं। उस बाबत मुझे लगता है कि इस वक्त ज़रूरी है कि टॉप लीडर्स आकर टीवी पर, अगर आप चाहते हैं लोग पैनिक ना करें, गलत खबरें ना हो, तो आपको एक अश्योरेंस देना होगा टॉप लीडरशिप के कैपेसिटी में। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरे लोग सवाल लें। अब होगा या नहीं इसके तो चांसेस कम हैं, लेकिन जो फॉरेन रेमिटेंसेस का मसला है हमारी अर्थव्यवस्था में, 1 करोड़ लोग हमारे जो खाड़ी में हैं, इवैक्यूएशन की स्थिति तो नहीं पहुंची है, लेकिन निश्चित रूप से इस वक्त जो खाड़ी की इकोनॉमी है, क्या वो सस्टेन कर पाएंगी इन माइग्रेंट वर्कर्स को, और क्या ऑलरेडी कोई असर हो रहा है हमारी रेमिटेंसेस पर? देखिए, रेमिटेंसेस पे फ़र्क तो आगे चल के पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तो क्वार्टरली डेटा हम देखेंगे। लेकिन आपको ऑब्वियसली देख के तो लगता है कि जब इकनॉमी उनकी इम्पैक्टेड हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है इकनॉमी, आज की जो मार्केट इकनॉमीज़ हैं जिनमें पूरी वर्ल्ड काम करती है, वो सब सेंटिमेंट पे चलते हैं। जहाँ पे भी सेंटिमेंट आपको गिरा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगे तो ऑब्वियसली जितने माइग्रेंट्स की एम्प्लॉयमेंट है वो अफेक्टेड होगी, वहाँ पे उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
या फिर अगर उतने लोग हैं तो उनके प्राइसेस, उनके वेजेस कम होंगे। तो एडवर्स इम्पैक्ट तो आपके उनके, क्योंकि इंडिया का बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं और कुछ राज्य और कुछ जिले तो ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट हैं उन्हीं रेमिटेंसेस पे अपने इकोनॉमी को चलाने में, वो एडवर्सली अफेक्टेड आपको होंगे। हाँ, लेकिन इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि जब ये लड़ाई रुक जाएगी और फिर से रिकंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, तब इंडियन वर्कर्स और इंडियन बिजनेसेस, पार्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे लार्सन टर्बो, इन लोगों की बिजनेसेस और बढ़ेगी। जैसे L&T जो है वो बहुत बड़ा, उसकी रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आती है और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का शेयर अगर इम्पैक्टेड हुआ है तो L&T की वोलेटिलिटी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि कैसे वो कोप अप करेगा अपने रेवेन्यू को। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरीके से अगर शांति बहाल हो जाती है मिडिल ईस्ट में और जो तबाही हुई है फिर से उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि इनके वर्कर्स और पार्टिकुलरली जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, इनके आपको अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बढ़ेगी। हम ऐसा वो आगे चलकर आपदा में जो है अवसर हमेशा मिल भी जाते हैं। हाँ लेकिन जी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर पांडे, दक्षिण एशिया की जो इकोनॉमीज़ हैं, और यहाँ पे भारत बड़ा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की तो बहुत ही चरमराई हुई उनकी आर्थिक स्थिति है, तो वहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणाएं की हैं कि 4 दिन स्कूल होंगे, 50% सरकारी अफसर जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बांग्लादेश में भी हमने देखा कि तारिक रहमान जो हाल ही में अभी प्रधानमंत्री बने हैं, उन लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़िलहाल छुट्टी रहेगी, आप एनर्जी सेविंग कीजिए। नेपाल में नई सरकार अभी बनने जा रही है, बालन शाह अभी चुनाव जीत ही रहे हैं, वो फाइनल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑलरेडी सब्जियों की कीमत 200% ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्या आपको लगता है भारत को ऑलरेडी इस मोड में आना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की एनर्जी सेविंग के घोषणाएं करें अपने पड़ोसियों की तरह, और महंगाई की ये मार, तेल की कीमतें अगर ना भी बढ़ाएं इस वक्त तुरंत, लेकिन दूसरे चीज़ों पर, इसेंशियल आइटम्स पर, क्या वो महंगाई की मार जल्दी पड़ती हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसी स्थिति लाने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट बेटर होगा इस चीज़ को बताने के लिए। हम लोग तो बाहर से देखते हैं, उनको पता होगा कि एग्जैक्टली कितने रिजर्व्स हैं, कितने आ रहे हैं और क्या वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बाहर से देख के ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया को ज़रूरत है कि ऐसे मेजर्स लेने की, जहाँ की आप लोगों को, जैसे LPG में ज़रूरत है तो गवर्नमेंट कर्टेल कर रही है उसको कमर्शियल देने में, क्योंकि वहाँ रियली प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। लेकिन बाकी चीज़, पेट्रोलियम में इंडिया के साथ उतना बड़ा इशू नहीं है, इंडिया अपने सप्लाई सिक्योर कर पाएगा। जहाँ तक साउथ एशियन अदर कंट्रीज़ का, उनका फिस्कल स्पेस बहुत कम है। आप अगर बात करें श्रीलंका की, तो आप देखोगे श्रीलंका ऑलरेडी अभी एक क्राइसिस से गुजरा है, उसका अपना फिस्कल स्पेस बहुत कम है। आपको पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस आपको बहुत चरमराई हुई है, IMF के बेल आउट पे वो डिपेंडेंट हैं, और मिडल ईस्ट से उनको जो पैसा मिलता है उससे वो डिपेंडेंट हैं। तो उनके लिए तो स्थिति, नेपाल पूरी तरह से हम पे डिपेंडेंट है ज़्यादातर ऑयल सप्लाई के लिए, तो आपको उनकी स्थिति अलग है। बांग्लादेश में भी आपको अगर देखी जाए तो पिछले 2-3 सालों में उनकी स्थिति भी बहुत बिगड़ी है, क्योंकि ऑयल के, नेचुरल गैस के प्राइसेस जो हैं वो जब यूक्रेन और रसिया की लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस समय से बढ़ने लगे थे, और बांग्लादेश जो है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट हो गया था नेचुरल गैस से आपको एनर्जी बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी में। तो उनकी इंपोर्ट उस समय ही गड़बड़ा गई थी और उस समय ही उनकी फिस्कल स्पेस गड़बड़ा गई थी। तो हम साउथ एशिया में, हमें उतनी दिक्कत नहीं है, हमारे पास आज के दिन में फिस्कल स्पेस है। गवर्नमेंट ने आपको अपनी जो एक आर्किटेक्चर है वो बना के रखी हुई है, जहाँ की लोगों को कुशन दे के आपको रिजर्व्स मेंटेन या डेफिसिट मेंटेन कर सकती है। आपको याद होगा UPA के टाइम में भी जब काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़े हुए थे, तो उन्होंने एक बॉन्ड इशू करी थी जिसको उन्होंने पेट्रो बॉन्ड बोला हुआ था, और जो भी उनकी लॉसेस थी बाद में उन्होंने उस पेट्रो बॉन्ड के थ्रू गवर्नमेंट ने बाद में इंडिया गवर्नमेंट तक ने उसको वापस करी है। तो इंडिया ने इवॉल्व कर रखे हैं बहुत सारे मैकेनिज़्म जिसके थ्रू उस समय 150 तक आपको क्रूड ऑयल की प्राइसेस गई थी और इंडिया ने उसको बैलेंस कर लिया था। प्रॉब्लम इंडिया में है अनसर्टेनिटी का आज के दिन में, कि ये कितने दिन तक चलेगी, हम कैसे इस चीज़ अगर इसकी सर्टेनिटी हो
कि ये 10 दिन 15 दिन 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तब तो आप कोई एक स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको नहीं पता कि आज आप कोई स्ट्रैटेजी लेके आओ और कल सुबह ही कोई नया न्यूज़ आ जाए जिसमें कहें कि नहीं ये लड़ाई ख़त्म हो गई। क्योंकि ना तो ये जब स्टार्ट हुआ था, देखिए जब स्टार्ट हुआ था तो सबको आइडिया था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड 1/4 अपनी टोटल फोर्सेस अमेरिका यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड लगा रहा, तो लोगों को आइडिया था। लेकिन ये ऑलरेडी एक बात चल रही थी उनकी, तो लोगों को लगा था कि ये भी एक सॉल्यूशन इसका निकल सकता है। इंडियन शेयर मार्केट बहुत दिन से ऊपर नीचे हो रहा था जब भी ऐसे न्यूज़ आते थे तब। लेकिन आपको गवर्नमेंट आज के दिन में अगर स्ट्रैटेजी भी बनाए तो क्या स्ट्रैटेजी बनाए ना, क्योंकि ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी हमें नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया को ऐसे सेविंग मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे है शायद वो कर रहे हैं, जैसे नेचुरल गैस और एलपीजी की ज़रूरत है वहाँ वो कर रहे हैं, बाकी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। चलिए देखिए, जो अनिश्चितता का माहौल है वो अभी बरकरार रहेगा और निश्चित रूप से यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर पूरी दुनिया को इस आग में, इस अनिश्चितता में झोंक दिया है। बहुत सारी बातें वो लगातार, और हम अपने ब्लॉग्स में कह ही रहे हैं कि क्यों उनकी बातें प्रॉब्लमैटिक है, क्यों ईरान पर यह हमला एक तरफा और गलत है, और जवाब में ईरान निश्चित रूप से अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए कार्रवाई भी ज़बरदस्त कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्रेसअप तो होना पड़ेगा। आगे आसान नहीं होने वाली है राह, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों से भी अपील है कि आप अभी पैनिक मोड में आकर जो है एलपीजी सिलेंडर वगैरह होल्ड करने की ना सोचें, और अगर कोई ऐसा कर रहा है आपके इर्द गिर्द तो उसकी जानकारी आप ज़रूर प्रशासन को दें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर पांडे आपका तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।